भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। खुदकुशी वैसे तो बहुत सारा आयु वर्ग इसमें है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा खुदकुशी के केसेस हैं, पर इसे और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की जाए। किशोरावस्था यानी वो आयु जब आप एक छलांग में पहाड़ को लांघने का हौसला रखते हैं, मादा रखते हैं, जोश उस तरह का होता है। क्या उस उम्र में भी कोई अपनी जिंदगी की जंग हार सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंता की बात नहीं है, दरअसल वो डर की बात है। उनसे हम सबको डरने की जरूरत है, हर किसी को डरने की जरूरत है। आज इस मसले पर बात करने की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि फिल्म से जुड़ा यह मसला नहीं है, किसी गाने से जुड़ा नहीं है, किसी रंग से जुड़ा नहीं है, और यही वजह है कि ऐसे मसलों पर बहस भी नहीं होती। पर यह आपकी जिंदगी से जुड़ा मसला है, आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। इस पर इसलिए आपको सुनना चाहिए। और यह बहस नहीं होगी, इसमें चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं। बड़वानी में निजी बोर्डिंग स्कूल के 10वीं के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। महज 15 साल। स्कूल के खाली क्लासरूम में गया, टॉवेल को पंखे से बांधा, झूल गया। शिवपुरी के एक छात्र ने कोटा में खुदकुशी कर ली। कोटा फैक्ट्री है, मानसिक शोषण की फैक्ट्री बनती जा रही है। हैरत की बात यह, 12 घंटे में कोचिंग सिटी कोटा में 3 से 4 छात्रों की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस के लिए तफ्तीश का मुद्दा है। पुलिस इसे सीआरपीसी और आईपीसी के नजरिए से देखती है। क्या आपके लिए यह सीआरपीसी और आईपीसी के नजरिए हैं? याद कीजिए, रतलाम में एक बालिका कूदती है और उसके ठीक बाद 17 साल की उसकी दोस्त वो कहती है कि मुझे बार बार कृष्णा की याद आ रही है, और इसके बाद वो भी कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर लेती है। पहले रिपोर्ट देखिए। वो बेहद शालीन बच्चा था। शांत स्वभाव की वजह से स्कूल में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो सुबह उठा, नाश्ता किया और स्कूल के खाली क्लासरूम में अपने टॉवल को फंदा बनाकर पंखे से झूल गया। ये दर्दनाक वाकया बड़वानी का है। एक निजी बोर्डिंग स्कूल में 10वीं के छात्र की खुदकुशी के इस मामले में सबको सन्न कर दिया। हर वो माँ बाप चिंता में डूब गया जिनके बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल की इस घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस संजीदगी से जांच कर रही है कि आखिर एक सीधे साधे बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया। लगभग 8 से 9 बजे घटना है। हमारे यहाँ पर फरियादी सूचना करने आए थे कि सिविल इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जो हम लोगों ने प्रथम दृष्टया उसको गंभीरता से लेकर मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग की जांच की जा रही है। सर, अभी कोई सुसाइड में हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई? नहीं, अभी ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिली है। हम लोगों द्वारा वहीं घटनास्थल पर हमारी टीम है और जिसमें मर्ग जाँच की जा रही है। बेहद शांत स्वभाव का एक छात्र आखिर क्यों इतना विचलित हुआ कि खुदकुशी जैसा घातक कदम उठाया? इसका जवाब फिलहाल स्कूल प्रबंधन के पास नहीं है। इस घटना से पहले एक और बड़ी घटना घटी। बड़वानी से काफी दूर राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 3 छात्रों ने 12 घंटे के अंदर खुदकुशी कर ली। इनमें एक छात्र प्रणव मध्य प्रदेश के शिवपुरी का था। सुसाइड करने वाले तीनों स्टूडेंट्स राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एलन में पढ़ते थे। प्रणव एक मेधावी छात्र था। 10वीं में 95% मार्क्स के साथ पास हुआ था। पढ़ाई लिखाई में होशियार प्रणव की मौत की गुत्थी भी पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। बच्चा शायद अभी तो क्या रिजल्ट नहीं आया, लेकिन शायद डिप्रेशन में था बच्चा। कारण जो है, मेरे उनके फादर से भी बात हुई थी, तो उनके फादर ने बताया कि कल उनकी भी बात हुई बच्चे से 8 बजे, और कुछ उसने ऐसा गलत डिसीजन ले लिया बच्चे ने और सुसाइड उसने। तो क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ने में कैसा था बच्चा? बच्चा होशियार था, बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे उसके। यहाँ भी लगभग सेंट चार्ल्स में था वो 10th क्लास तक। 95% के लगभग उसके ICSE में मार्क्स थे उसके, और वहाँ भी अच्छे नंबर लेके आ रहा था।
लगभग अपनी मर्जी से पढ़ाई करने कोटा गए थे बच्चे? हम बच्चा देखिए होनहार बच्चा था, तो उसकी भी इच्छा थी कि मैं नीट की तैयारी करूं, और अपनी मर्जी से ही गया था बच्चा। ये घटनाएं क्यों हुई? मुमकिन है पुलिस की जांच के बाद इसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ इन चारों छात्रों की आत्महत्या का नहीं। ऐसी घटनाएं रोज सुर्खियां बन रही हैं। खुदकुशी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जब कोई बच्चा मरता है तो मौत सिर्फ उसकी नहीं होती, माँ बाप की सारी खुशियां भी मर जाती हैं। अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देने से बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत आने क्यों लगी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ख्याल है कि आखिर सफलता नहीं मिली तो दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, माँ बाप पर क्या गुजरेगी। डिप्रेशन में धकेलने के लिए ऐसी सोच भी बड़ी वजह है। पढ़ाई सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं रह जाता, बल्कि दबाव बन जाता है। बच्चे खुद को हार का प्रतीक मानने लगते हैं। समस्या ये है कि विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस दबाव को सभी नजरअंदाज कर देते हैं। परिवार और स्कूल प्रबंधन भी इसकी भयावह स्थिति को नहीं समझ पाता। बच्चा इस धारणा के साथ आगे बढ़ता रहता है कि ना तो उसे हार माननी है और ना ही इलाज लेना है। इस बारे में वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए सभी को उनके प्रति अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। खासतौर पर माँ बाप को इस दिशा में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभिभावक अपने बच्चों के लगातार संपर्क में रहें, उन्हें हर तरीके से प्रोत्साहन दें। दबाव या डिप्रेशन का कोई भी लक्षण दिखे तो बिना कोई देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे मामलों में काउंसलिंग बहुत काम आती है। जाहिर है अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह समझाना शुरू कर दें तो बहुत हद तक उनकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों खास मेहमानों से आपका तारुफ भी करवा दें। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मन के तार को उलझे हुए मन के तारों को सुलझाती हैं। मनीष शर्मा, आप वहां पहुंचते हैं जहां दरअसल समाज को सोचना चाहिए, चेतना चाहिए। कोशिश सभी अपने स्तर पर बहुत करते हैं। दोनों मेहमानों से हम बारी बारी जाएंगे। इससे पहले जान लीजिए, हम एक डे भी मनाते हैं, आत्महत्या प्रिवेंशन डे, मतलब सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने का कल्चर अपने यहां ज्यादा हुआ है। 70 लाख लोग खुदकुशी करते हैं और प्रयास करने वालों की संख्या और ज्यादा। आज तो हम सिर्फ किशोरों पे बात कर रहे हैं। मनीष जी, पहले आपके पास में आना चाह रहा हूं। इतनी गंभीर समस्या को लेकर भी जब आप लोगों के बीच जाते हैं, समाज से इंटरेक्ट होते हैं, लोग समझ रहे हैं कि इसकी गंभीरता क्या है, या लोग यही देख रहे हैं कि कौन से गाने में कौन किस कलर के कपड़े पहनकर डांस कर रहा है? मनीष जी, चलिए फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आंकड़े जब आपको, जैसे कि हमने जिक्र किया और कई आंकड़े हमने इस बीच भी आपको दिखाए, खुदकुशी करने वाले 2021 के आंकड़ों की बात कर ली जाए, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एक बात और है, एनसीआरबी के आंकड़े जब बनाए जाते हैं तो कैटेगराइजेशन के हिसाब से ये आंकड़े होते हैं। संख्या इससे ज्यादातर वक्त बढ़ी हुई निकलती है। 2021 में 1,64,033 लोगों ने खुदकुशी की। छात्रों की संख्या 13,089। साल दर साल आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में कोटा से जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आते हैं, वही बच्चों को मशीन बनाने वाली फैक्ट्री कोटा, वहां से जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो हर मां बाप के लिए चिंता की बात है। 3 घंटे की रटंत विद्या और ढेर सारी सप्लीमेंट्री लेकर बच्चा कॉपी को भरकर आता है, उसी के आधार पर वैल्यूएशन, फिर पता चलता है कि नहीं वो कामयाबी के हमने पैमाने कर रखे हैं। एक बार फिर बात करेंगे। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। हालांकि एक ही सवाल बार बार वहीं से मैं शुरू करता हूं कि अभी भी मनोविज्ञान लोगों के लिए मजाक का ही विषय बना हुआ है, हास्य का विषय बना हुआ है। सवाल टू द पॉइंट मेरा आपसे ये, आपके पास लगातार मामले आते हैं, लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हालांकि लोगों की गंभीरता तो इस बात में भी है, कौन किस कपड़े पहनकर कौन नाच रहा है, पिक्चर कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही है,
पर जितना गंभीर ये हो चला है, लोग क्या ध्यान दे रहे हैं उस पर? डॉक्टर भट्टाचार्य प्लीज। जी देखिए, क्या है कि आज भी जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके अभी भी जागरूकता बिल्कुल ना के बराबर है। आज हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो जागरूक हैं। आज लोगों को अक्सर मालूम है कि कोविड के सिम्टम्स क्या है, मलेरिया के लक्षण क्या है ना, या चिकनगुनिया के लक्षण क्या है। लेकिन जहां अगर बात मेंटल हेल्थ की आती है, हाँ। और देखिए WHO और का कहना है कि टोटल हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हम लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही ध्यान देते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का तो मतलब कोई जिक्र ही नहीं होता। तो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है लोगों में, चाहे वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो, साइकोसिस हो, एडिक्शंस हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, एंजाइटी हो, ये सब के बारे में लोगों में जागरूकता ही नहीं है। और जागरूकता के अभाव के कारण कभी भी जो ग्रसित इंसान है वो सही समय पे उपचार के लिए नहीं आ पाता है। और अभी भी ये धारणा है कि मनोचिकित्सक के पास केवल पागल ही जाता है। ये नहीं समझ पाते कि इंसान पूरे जीवन काल में भले ही शारीरिक रूप से बीमार हो न हो, मानसिक रूप से कभी ना कभी उसको परेशानी आती है। और इसमें बेहिचक जो है आपको कंसल्ट करना चाहिए काउंसलिंग के लिए। अगर शुरुआती दौर में है तो काउंसलिंग से भी फायदा हो जाता है। लेकिन हमारे देश में तो बिल्कुल जब मामले बिल्कुल सिवियर हो जाते हैं, जब लक्षण से घर वालों को या दूसरों को परेशानी आती, तब जाके 1 to 2% केसेस जो हैं वो साइकाइट्रिस्ट के पास आ पाते हैं। जी जी जी। और एटीट्यूड हमारा कैसा है? बहुत अच्छी बात जो आपने बताई है वो जरा दर्शकों को बता दी जाए। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरी दुनिया हमसे स्पिरिचुअलिटी सीखने आ रही है, पूरी दुनिया हमसे स्पिरिचुअलिटी सीखने आ रही है। हम बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी आलम यह है कि अगर अदालत ने कहा है कि आप काउंसलिंग करवाइए बच्चों की, तो हम स्पोर्ट्स वाले प्रजापति को बोल देते हैं कि जाओ जरा जाके बच्चों की काउंसलिंग करवा लो। BP8 का जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है उससे हम मेंटल काउंसलिंग करवा रहे हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, क्या यह बात सही नहीं है? जी बिल्कुल। ये इतना मतलब जबकि हम देख रहे हैं लगातार कि किशोरावस्था में किस तरह से आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, यंग एडल्ट्स में आत्महत्या हो रही। इंडिया जो है पूरे विश्व का सुसाइड कैपिटल बन चुका है। यहाँ हर 35 से 40 सेकंड में एक इंसान किसी शारीरिक बीमारी से जीवन नहीं गंवाता है, वो अपनी मानसिक बीमारी से जीवन गंवाता है आत्महत्या करके। और जब आत्महत्या किसी नामचीन किसी सेलिब्रिटी करते हैं तो उसके इर्द गिर्द अलग ही कहानी होने लगती है। तो जो आप लोगों का प्रयास है आज इस मुद्दे पे बात करना, इसकी मैं बहुत तहे दिल से सराहना करना चाहती हूँ। क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता। देखिए, आत्महत्या तो एक पल भर की एक्शन है, लेकिन उसके पीछे महीनों का अवसाद, महीनों का बाइपोलर मूड डिसऑर्डर छिपा होता है। इंसान में या किशोर में या तो नींद और भूख की परेशानी आती है, पढ़ाई में या कामकाज में मन नहीं लगता है, जो दिनचर्या के काम होते हैं वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से वो कर पाते हैं। लोगों से कटे रहते, डॉक्टर बात करने की इच्छा नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं चीजें बहुत दिलचस्प लगती ये जो पॉइंट्स आप बता रही हैं इस पर एक सेपरेट मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनके पास से आ रहा हूं। ये जिन पॉइंट्स को आप कर रही हैं, हम चाहेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने वाले पॉइंट्स हैं, इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा। अगला सवाल मेरा यही रहेगा। शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देश में ये बता दिया गया कि नहीं आपको डाटा मिल जाना चाहिए, फलानी फिल्म ऐसी आनी चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए, यहां पर ये बनना चाहिए, वहां पर वो बनना चाहिए। इन सब समस्याओं के बीच जब आप सोसाइटी में पहुंच रहे हैं तो कोई चिंता कर रहा है कि 70 लाख लोग देश में सुसाइड कर लेते हैं, या हर 5-7 सेकंड में एक खुदकुशी हो रही है? कोई चिंता कर रहा है शर्मा साहब? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं एक बात पे पहले ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अहम बिंदु पे ध्यान दिलाने की कोशिश की है, जिसको सभी सरकारें या व्यक्ति छोड़ देते हैं।
हम आत्महत्या में किए गए आंकड़ों पे ध्यान देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जो कोशिश करते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड, उनकी संख्या पे कोई गौर नहीं करता, और ये 2.5 से 3 गुना ज्यादा होती है। अगर हम सारे आंकड़ों को ले ले तो एक बहुत भयावह स्थिति सामने आती है। अगर हम कहें कि मध्य इंडिया में 1.5-2 लाख लोगों ने सुसाइड किया, तो ये 6 लाख तक आंकड़ा हो सकता है। यानी प्रतिदिन 200-300 लोगों के द्वारा ऐसी कोशिश की जाती है। ये गलत बात है, और सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होती है। क्योंकि अगर आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी होगी तो उन्होंने वर्गीकृत किया हुआ है कि कारण क्या है आत्महत्या करने के। उस पे उन्होंने काफी डिस्क्राइब किया हुआ है और उसको कैटेगरीज में बांटा हुआ है, एज के हिसाब से, कारणों के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं देखिए, परिवार की बात है तो वो व्यक्तिगत बात हो गई, या फिर हम परीक्षा में असफल हो गए तो व्यक्तिगत बात हो गई, प्रेम जाल या इसमें हम असफल हो गए तो व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन इसके अलावा और जो वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें बेरोजगारी, उसमें भी लोग आत्महत्या करते हैं रोज, युवा लोग। इसके बाद गरीबी, ये भी उसमें एक वर्गीकरण किया गया है। बीमारियां, ये भी एक वर्गीकरण किया गया है। कहीं नौकरियां छूट जाना है, बहुत सारे ऐसे उसमें वर्गीकरण किए गए हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक इस पर बहुत संज्ञान नहीं लिया है, और ये लंबे समय से चला रहा है। पिछले 10 सालों से तो मैं खुद एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ रहा हूँ, और ये समय समय पर ये मांग और आवाज उठाता रहता हूँ। शायद जरूरी है सरकार को जागना, इसके बाद फिर परिवार की जिम्मेदारी आती है। जैसे सभी हमारे मेहमानों ने कहा है कि कहीं ना कहीं अवसाद या डिप्रेशन इसके कारण है, तो ये सेकेंडरी है। पहले सरकार को ऐसी मूलभूत सुविधाएं बनानी पड़ेगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ये 2 डिफरेंट होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है पूरे इंडिया में, इसमें 5% भी अवेलेबल नहीं है पूरी जनसंख्या के रेशो में, और सबसे ज्यादा समस्या आत्महत्या के मामलों में साइकोलॉजिकल ही आती है। तो सबसे पहले सरकार को साइकोलॉजिस्टों की संख्या बढ़ाना चाहिए, ऐसे कोर्सेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तब तो वो काउंसलिंग कर पाएंगे। लोगों को पता चलेगा कि साइकियाट्रिस्ट जो मेंटली लोगों का इलाज करते हैं वो अलग होते हैं, और जो मानसिक बीमार लोगों का इलाज करते हैं वो अलग होते हैं। अभी संख्या कम है तो लोगों को अंतर समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। अंतर समझ नहीं पा रहा है वो देश जो पूरी दुनिया को मजबूत करने का दावा करता है अपने स्पिरिचुअलिटी के जरिए। कितना बड़ा विरोधाभास है ये, विश्व गुरु के आउटर पे खड़े होने जैसा। खैर, डॉक्टर भट्टाचार्य, आप कुछ पॉइंट्स बता रही थी, हम चाहेंगे कि और अच्छे से आप उन्हें डिस्क्राइब करें, ताकि जैसे ही ये नजर आए माता पिता के लिए ये एक अलार्म हो। हालांकि आपने कहा कि हम जब वो बच्चा रिएक्ट करने लगता है, तब जब हमें परेशानी होने लगती है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। हमें तब ध्यान देना है जब वो किशोर या बच्चा, उसमें वो लक्षण नजर आए। वो लक्षण एक बार बता दीजिए प्लीज। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं जिसमें वर्गीकरण की बात हो रही है, ये तो जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, है ना, वो हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हर बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर लेता है, या हर फेल होने वाला बच्चा आत्महत्या नहीं कर लेता है, या हर प्रेम प्रसंग में नाकामयाब होने वाला युवक या युवती आत्महत्या नहीं कर लेते। ये सबसे बड़े समझने की जरूरत है कि जब इंसान खुद मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, अगर आप कहेंगे कि 12वीं में फेल हो गए, उसने आत्महत्या कर ली, अक्सर मीडिया में इसी तरह की जो है जवाब आते हैं। तो 12वीं में फेल होने वाले हजारों बच्चे, क्या अगर 12वीं में फेल होना कारण है तो सबको कर लेना चाहिए? प्रेम प्रसंग में नाकामयाब होने वाले सबको कर लेना चाहिए? ये जो अभी पहले प्रवक्ता कह रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य जो है हर इंसान की राइट है ना। और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में डिफरेंस ये है कि साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो ये समझ पाते हैं कि मस्तिष्क में क्या बदलाव आ रहे हैं और उसका इलाज क्या होना चाहिए। और हम लोग के अंडर में साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं जो इनिशियल उनका हिस्ट्री टेकिंग वर्कअप, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स या इनिशियल स्टेजेस में काउंसलिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली साइकोलॉजिस्ट करेगा या खाली साइकाइट्रिस्ट करेगा, ये एक टीम वर्क होती है। तो ये समझना जरूरी है। जैसे एक ऑर्थोपेडिशियन के अंडर में एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है ना, तो उस तरह की बात है। तो ये कोई अलग नहीं है, बस ये है कि हम लोग एक लेवल ऊपर हैं, जो जहां पे डिसऑर्डर आ गई है तो हम उसका इलाज कर सकते। जैसे अच्छा खान पान और एक्सरसाइज करना सबके लिए जरूरी है, वैसे डायबिटिक के लिए भी जरूरी है। लेकिन डायबिटीज जिसको है वो खान पान कंट्रोल करके भी, एक्सरसाइज करके भी, जब उसकी शुगर नहीं कंट्रोल होती है तो एंटी डायबिटिक लेनी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह जब डिप्रेशन होता है
तो सारी काउंसलिंग के बाद भी ट्रीटमेंट जरूरी है। बिना ट्रीटमेंट के मस्तिष्क के अंदर जाके जो रासायनिक असंतुलन हो रही है वो नहीं ठीक हो सकता। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी की नेशनल हेड हूँ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री की, यानी किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य की मैं नेशनल हेड हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लक्षण पहचाने, शुरुआती लक्षण पहचाने। अगर आप किसी भी इंसान में या बच्चे में, किशोर में, किसी में भी देखें कि उसकी दिनचर्या बिगड़ रही है, पहले जो उसकी एक सुचारू रूप से दिन गुजरता था वो नहीं हो रहा है, नींद में कमी आ रही है, भूख या तो बहुत अधिक लग रही है, बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन कि कम बोलने लगा है, कटा कटा रहने लगा है, या बहुत अत्यधिक चिड़चिड़ापन, गुस्सा उसको आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या काम में मन नहीं लग रहा, दिनचर्या की चीजों में दिलचस्पी नहीं है, हर चीज को टाल रहा है, और सबसे बड़ी बात, अगर उसे जीवन जीने की जैसे इच्छा ही खत्म हो जाती है, किसी चीज में अब मन नहीं लग रहा, स्कूल जाना या कॉलेज जाना छोड़ दिया है, काम पे बिना बताए छुट्टी ले रहा है, घर से निकल जा रहे हैं लेकिन काम पे नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पूरी दिनचर्या अगर गड़बड़ है, ये सबसे पहली लक्षण है। क्योंकि हम में और जानवरों में यही फर्क है कि हम लोग एक रूटीन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन को गौर करें, और गौर करने के तुरंत बाद आप सही समय पे मनोचिकित्सक के पास पहुंचे, ताकि उसमें अगर बिहेवियरल इश्यूज हैं उसको वो साइकोलॉजिस्ट के पास भेज के आपकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, टेस्टिंग्स करवा सकते हैं, और जहां इलाज की जरूरत है तो वो मनोचिकित्सक कर सकते हैं। अवेयरनेस की, जागरूकता की बहुत जरूरत है, जो काम सरकार को और तेजी से और बड़े तौर पे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे सवाल, मैंने पहले भी ये कहा है कि सवाल दरअसल इस मसले पर खत्म नहीं होते हैं। महिमा मंडन वाला एक इशू भी बच गया, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हालांकि मैं कम बातचीत आपसे कर पाया, सवाल बेहतरे थे। डॉक्टर भट्टाचार्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी उम्मीद है कि जो आइडेंटिफाई करने वाले पॉइंट्स हैं, अगर वो ना सुन पाए हो तो सोशल मीडिया पर भी हम आपको मिल जाएंगे, न्यूज़ 18 आपको मिल जाएगा, वहां पर उन पॉइंट्स को देखिए। याद रखिए कि डाटा आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। उन्हें समझें, आइडेंटिफाई करें, वरना आपका बच्चा भी किसी दिन किसी हेडलाइन में आ जाएगा इसी तरह की आत्मघाती वृत्ति को लेकर, जो बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।